Good evening to all of you. Sahanur Alam, good evening. शिवम कुमार, अबू शमरा, good evening to all of you. भाई कैसे हैं आप सब लोग? चलिए आ जाइए भाई सब लोग, स्टार्ट करते हैं. In previous lecture we have completed our chapter breathing and exchange of gases. ठीक है बच्चों. And now today we are going to discuss about the body fluid and circulation. This is a new chapter. Are you ready? देखो बेटा सबको क्लियर दिख रहा है, स्लाइड्स वगैरह सब दिख रही है, वही सारी क्लियर. शाहनूर बताइए. The new chapter is body fluid and circulation. Before starting of this chapter, we will start. डोर्सल वेंट्रल बता दीजिए. देख बेटा, जैसे मान लीजिए कि ये मेरी बॉडी है, ठीक है. इस मेरी बॉडी के जो ये पीछे वाला पार्ट है, ये वाला पीछे पीठ वाला पार्ट, ये वाला, ये है डोर्सल. आगे वाला जो है वेंट्रल होता है, ठीक है. ऊपर वाला जो है वो एंटीरियर होता है, नीचे होगा पोस्टीरियर. जैसे मान लीजिए इस बॉटल की बात करें तो ये एंटीरियर हो जाएगा, पोस्टीरियर हो जाएगा. और जो अगल बगल वाला है, साइड वाला, वो हो जाएगा लेटरल. जैसे मेरे हैंड्स कहाँ है, मेरी बॉडी के लेटरल साइड में है, ठीक है. मेरा हेड कहाँ है, मेरी बॉडी के एंटीरियर साइड में है. मेरी लेग्स कहाँ है मेरी बॉडी के अंदर, वो पोस्टीरियर साइड में है. और देखो आगे चेस्ट वाला जो पार्ट है ये होगा वेंट्रल, और जो डोर्सल पार्ट होगा ये वाला होगा. क्लियर? अब देखिए, now we'll start the new chapter, body fluid and circulation. Before studying the detail of this chapter, we will try to know that what is the body fluid and what is the meaning of circulation. Clear है? तो before we looking about the body fluid, देखो in your body the two types of main fluids are present, and two types of main fluids are, number one is blood and second one is lymph. Is that clear? सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लड क्या है, लिम्फ क्या है, ठीक है. बेटा देखो इन दोनों को बोला गया है वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू. इन योर बॉडी द टू मेन वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज आर प्रेजेंट. और वो कौन से हैं? एक तो ब्लड है और एक लिम्फ है, ठीक है. वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं. अब देखते हैं कि ब्लड के बारे में आप जानते हैं कि ब्लड क्या होता है. लिम्फ के बारे में देखते हैं कि यार लिम्फ क्या होता है. तो देखो बेटा, लिम्फ की बारे में बात करें तो लिम्फ क्या होता है. अगर मान लीजिए आपने ब्लड के अंदर से माइनस किया है आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स को, किसको माइनस कर दिया है, आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स को, तो क्या बचा आपके पास बचा डब्ल्यूबीसी कंटेनिंग जो फ्लूइड बचा, उसको आप क्या बोल देंगे, प्लाज्मा बोल देंगे. क्या बोल देंगे, सॉरी लिम्फ बोल देते हैं. क्या बोलेंगे, लिम्फ बोलेंगे. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज द लिम्फ, तो लिम्फ क्या होता है. लिम्फ जो है आपके अंदर कौन सा पार्ट लिम्फ कहलाता है ब्लड का, कि ब्लड के अंदर जब आप आरबीसी और प्लेटलेट्स को हटा दो तो जो डब्ल्यूबीसी कंटेनिंग फ्लूइड आपके अंदर रिमेनिंग रहा है उसको आप क्या बोल देंगे, लिम्फ बोल देंगे. एंड लिम्फ जिन टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होता है उनको बोलते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स. द लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन इन योर बॉडी इज, लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन इन योर बॉडी इज स्प्लीन. क्या होता है बेटा, स्प्लीन होता है. चलिए बात करते हैं सब
करने के पीछे। अब क्लियर है बेटा, आ रही है सब लोगों को, आवाज आ रही है, पीपीटी नजर आ रहा है? वॉइस क्लियर हो गई क्या अब, और पीपीटी दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो बेटा ब्लड इज अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, और इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहने के पीछे तीन रीजंस मेनली होते हैं। पहला जो है, सेल ऑफ ब्लड डू नॉट हैव पावर ऑफ डिवीजन। आपके ब्लड की जो सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और भी कोई सेल्स हो सकती है, मैक्रोसाइट, मोनोसाइट, फाइब्रोब्लास्ट वगैरह जो अपन ने पढ़ी है, क्या किसी के अंदर किसी भी प्रकार का डिवीजन होता है? क्या एक सेल टूटकर ब्रेक होकर दो सेल बनाती है जैसे अपनी बॉडी की नॉर्मल सेल्स बनाती है? वैसा इनके अंदर नहीं होता है। तो इनके अंदर किसी भी प्रकार से पावर ऑफ डिवीजन प्रेजेंट नहीं होता। पहली बात, इनका जो मैट्रिक्स होता है बेटा, मैट्रिक्स इज सिक्रीटेड इन lymphoid organs, lymphoid organs एंड लीवर। देखो अपन ने जो कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, तो वहां पर हम लोगों ने ये देखा था कि मेनली वहां पर फाइब्रोब्लास्ट सेल ऐसी थी कनेक्टिव टिश्यू की जो खुद मैट्रिक्स बना रही थी। मैंने बताया था चीप मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल, क्या बोला था? चीप मैट्रिक्स प्रोड्यूसिंग सेल फाइब्रोब्लास्ट होती है। लेकिन बेटा यहाँ पर जो ब्लड का मैट्रिक्स होता है वो अपने खुद की कोई सेल नहीं बनाती। इसका जो मैट्रिक्स होता है या तो वो लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर बनेगा, स्प्लीन या फिर लिम्फ नोड्स के अंदर, या फिर वो बनेगा कहां पर? लीवर के अंदर। ठीक है, तो दूसरा रीजन हो गया इसका फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहने के पीछे। थर्ड रीजन है फाइबरलेस प्लाज्मा, फाइबरलेस मैट्रिक्स। इसके मैट्रिक्स के अंदर किसी भी प्रकार का फाइबर नहीं होता है, किसी भी प्रकार से फाइबर्स इसकी मैट्रिक्स के अंदर नहीं होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर ब्लड जो होता है उसको थ्री टाइप से अपन क्या बोल सकते हैं, तीन मेन रीजन होते हैं उसके फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोलने के पीछे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए why we call the blood as a false connective tissue, because the cells of blood do not have any power of division. Next reason is the matrix is not secreted in this tissue by any cells of this tissue. The matrix is secreted any another place, like that liver or lymphoid organs. Clear? And third and most important reason is the fiberless matrix. There are the three types of fibers are present in any type of connective tissue. We have studied already the collagen fiber, the yellow and elastic fiber, and reticular fiber. But here no any type of fiber is present because the liquid matrix is present in this tissue. इस टिश्यू के अंदर लिक्विड मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? लिक्विड मैट्रिक्स होता है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको? फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो है ब्लड जो होता है बेटा, ब्लड के अंदर होता है क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। मेन कंपोनेंट्स जो होते हैं वो होते हैं इसके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। The whole volume of RBC and platelets is called as packed cell volume. क्या बोलते हैं इसको? Packed cell volume. आपके ब्लड के अंदर जितनी भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है, उनका जो परसेंटेज है 100%, वो कहलाता है पैक्ड सेल वॉल्यूम। मतलब मैं अगर इसको बोलूं
पैक्ड सेल वॉल्यूम, ठीक है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द पैक्ड सेल वॉल्यूम, तो आप द ऑल ओवर रेशियो ऑफ डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स इज कॉल्ड एज पैक्ड सेल वॉल्यूम। लेकिन बेटा ओनली वन आरबीसी ओनली वन आरबीसी हैज 99% ऑफ ऑल ओवर रेशियो। यहाँ पर अगर अपन देखें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स की सारी मिलाकर 100% है, लेकिन इस 100% में से अपन देखें तो आरबीसी अकेली कितनी है 99%। रिमेनिंग 1% जो होता है वो क्या क्या होती है डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। क्लियर। एंड आरबीसी द वॉल्यूम इज नोन एज हीमेटोक्रिट वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको? हीमेटोक्रिट वॉल्यूम HV। तो क्या आप बताइए कि पैक्ड सेल वॉल्यूम ऑलमोस्ट इक्वल टू HV। देखो पैक्ड सेल वॉल्यूम लगभग 100% हो गया ऑल ओवर आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, लेकिन यहाँ पर हीमोटोक्रिट वॉल्यूम जो है वो लगभग हो जाता है 99%। तो ऑलमोस्ट इक्वल हो गया किसके आरबीसी के क्या पैक्ड सेल वॉल्यूम। क्लियर है ये बात। अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द पैक्ड सेल वॉल्यूम एंड व्हाट इज द हीमोटोक्रिट वॉल्यूम, तो हीमोटोक्रिट वॉल्यूम is the personal volume of RBC in all over blood, that is 99%. But what is the packed cell volume? This is the all over ratio of RBC, WBC and platelets in your blood, that is 100%, means packed cell volume. What are the components in your blood? RBC, WBC and platelets. All over number is called as packed cell volume. And the personal volume of packed cell volume is 99% of RBC. RBC का personal कितना है 99%। तो अकेली RBC पूरे ब्लड के बराबर होती है। मतलब कहने का मीन है कि आपकी RBC ही सबसे ज्यादा पार्ट कवर करती है आपके ब्लड का। ओनली आपके अंदर अगर प्लेटलेट्स की बात करूं और WBC की बात करूं तो ये केवल 1% होती है आरबीसी के मुकाबले। कितनी 1%, बाकी 99% पार्ट क्या है आपके ब्लड का आरबीसी होता है। क्लियर। अब बेटा देखो आरबीसी जो होती है सॉरी ब्लड फॉर्मेशन, थोड़ा सा ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं तो देखो जो ब्लड होता है इसका पीएच जो होता है वो होता है 7.4 और इस वजह से ये हो जाता है स्लाइटली एल्केलाइन, हल्का सा एल्केलाइन होता है। ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो आपको याद रखनी है। और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्या क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, या आप ऐसे लिखिए द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, द प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन। ब्लड के बनने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है हीमोपोइएसिस। क्या कहलाती है बेटा? हीमोपोइएसिस। क्लियर। And that organs where the blood is formed, that is hemopoietic organs, where blood formation takes place। जहां पर ब्लड फॉर्मेशन होता है वो होता है क्या आपके हीमोपोइएटिक ऑर्गन्स। और आप जानते हैं हीमोपोइटिक ऑर्गन्स, एडल्ट के अंदर हीमोपोइटिक ऑर्गन क्या है भाई? वो होगा आपका रेड बोन मेरो। क्या होगा? रेड बोन मेरो। जबकि अदर इन द embryonic condition some important organs are produce the blood like that liver, spleen also produce the blood, kidney, thymus gland, clear, the placenta,
योक्सेक आल्सो, ठीक है, योक आपने पढ़ा होगा। तो ये सभी क्या है बेटा, आपके हीमोपोएटिक ऑर्गन्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, अगर एक आपको कंपोनेंट दिया, एक लिस्ट दी जाए और बात की जाए कि बताइए इनमें से कौन कौन से हीमोपोएटिक ऑर्गन्स है, तो सबसे पहले आरबीसी का फॉर्मेशन योक्सेक में हुआ था, ठीक है, फिर प्लेसेंटा ने किया, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में लीवर ने किया, स्प्लीन ने किया, किडनी ने किया। किडनी का रोल है था कि किडनी से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलता है, उसका नाम है इरिथ्रोपोइएटिन। क्या निकलता है? इरिथ्रोपोइएटिन। देखो मैं आपको बताऊं, ये आपकी किडनी है, किडनी। इस साल का क्वेश्चन था भाई, 2021 नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। जो किडनी होती है, किडनी के अंदर कुछ स्पेशल सेल होती है, उनको बोलते हैं जेजी सेल्स। क्या बोलते हैं उनको? जेजी सेल्स। इन जेजी सेल से एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है इरिथ्रोपोइएटिन। एंड इरिथ्रोपोइएटिन जो होता है, ये कहां पर एक्शन करता है? हीमोपोएटिक ऑर्गन्स पर। हीमोपोएटिक ऑर्गन्स पर एक्ट करेगा और वहां से क्या बनवाया देगा? आपका ब्लड, यानी कि आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हीमोपोइएसिस की प्रोसेस होती है, उसको स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो वो है बेटा इरिथ्रोपोइएटिन हार्मोन। कौन सा? इरिथ्रोपोइएटिन हार्मोन। क्लियर? और ये कहां से निकलता है? आपकी किडनी प्रोड्यूस करती है। और किडनी में कौन सेल प्रोड्यूस करता है? वो करता है जेजी सेल्स। एक्सक्रीशन में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे कि जेजी सेल्स क्या होती है। क्लियर है? उसके बाद देखो, अपन ने बोला ब्लड का पीएच जो होता है वो 7.4 होता है ना। उसके बाद अगर ब्लड की बात करें, तो ब्लड जो होता है मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, मेल्स एंड फीमेल के अंदर ब्लड का वॉल्यूम अलग अलग होता है। मेल के अंदर ये 5 से 6 लीटर्स हो सकता है पूरी बॉडी के अंदर, और फीमेल के अंदर ये 4 से 5 लीटर हो सकता है। बिकॉज रीजन क्या है कि मेल के अंदर ज्यादा होता है, फीमेल के अंदर भुवनेश वर्मा नहीं किया है इसको अपन अभी MH5 में, कल से करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है भाई। ब्लड जो है ये मेल के अंदर 5 से 6 लीटर होता है और फीमेल के अंदर 4 से 5 लीटर होता है। इसका रीजन आप अच्छे से जानते हैं कि फीमेल्स के अंदर हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, इसमें ब्लड का लॉस होता है, ठीक है। दूसरी बात, ब्लड जो फीमेल्स होती है उनका साइज भी छोटा होता है, बॉडी साइज छोटा होता है। और मेल के अंदर मेनली जो मसल्स का वॉल्यूम है वो ज्यादा होता है फीमेल से, और फीमेल के अंदर मसल्स बहुत कम होती है, यानी होती है लेकिन इतनी नहीं होती मेल के बराबर। इसलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि मेल के अंदर इसका जो वॉल्यूम है वो 5 से 6 लीटर हो जाता है, और फीमेल्स के अंदर 4 to 5 लीटर्स होता है। क्लियर है? उसके बाद जो ब्लड होता है, आगे बात करते हैं। ब्लड के 2 पार्ट बताए गए हैं। ब्लड के कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। एक तो इसका सॉलिड पार्ट होता है, कौन सा? सॉलिड पार्ट। और एक होता है इसका लिक्विड पार्ट। देखो बेटा, सॉलिड पार्ट जो होता है ये कहलाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। सॉलिड पार्ट के अंदर क्या क्या चीज आती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जब सॉरी 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 चलो ठीक है, सॉलिड पार्ट के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और लिक्विड पार्ट जो होता है इसके अंदर आता है इसका मैट्रिक्स। क्या आता है? मैट्रिक्स। और आपके ब्लड का मैट्रिक्स जो है वो कहलाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है बेटा? आपके ब्लड का मैट्रिक्स होता है। क्लियर है? अब प्लाज्मा जो होता है इसका कलर होता है पेल येलो। क्या होता है? पेल येलो कलर होता है इसका, यानी कि हल्का पीला कलर होता है आपके प्लाज्मा का। और प्लाज्मा का पेल येलो कलर जो होता है वो यूरोबिलिनोजन के कारण होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोबिलिनोजन इज अ वन टाइप ऑफ यूरोबिलिन। अपन ने जो बिली रूबिन पढ़ा था उसी का एक टाइप होता है यूरोबिलिनोजन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके प्लाज्मा का जो कलर होता है वो किस रीजन से, किस कारण से क्या होता है, पेल येलो होता है, तो आप बताएंगे
कि ये होता है, किस कारण से होगा कि ये होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोबिलिनोजन। क्लियर है? यूरोबिलिनोजन के कारण ये पेल येलो होता है ना। अब जो मैट्रिक्स होता है इसका प्लाज्मा, इसकी बात करते हैं कि भाई जो बेटा प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको अपन मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। इसके दो पार्ट होते हैं, इसको अपन दो पार्ट में बांट देते हैं। एक तो H2, इसके अंदर वाटर होता है एंड कुछ अदर पार्ट्स होते हैं, है ना। तो वाटर इसका क्या होता है, 92% आपकी प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर। अब बचा कितना पार्ट इसका, अदर कंपोनेंट क्या बचे, वो कितने रह जाएंगे, 8 से 10%। 8 to 10% क्या हो गया, अदर कंपोनेंट में। आपकी प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट है, इसके अंदर दो टाइप के कंपोनेंट है, एक तो H2O है जो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ प्लाज्मा होता है, 90 to 92% होता है, जबकि अदर जो होता है वो 8 to 10% होता है। अदर में क्या क्या चीज आती है, देखो अदर में क्या क्या चीज आ जाएगी। पहला, इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं, ऑर्गेनिक पार्ट होगा इसका। इसके पास इनऑर्गेनिक पार्ट होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसके पास प्रोटीन पार्ट होता है, जो लगभग यहाँ पर 6 to 7% इसका क्या होगा, प्रोटीन पार्ट होगा। इस 8 to 10% का 6 to 7% क्या होता है, प्रोटीन पार्ट होता है, जो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको ही हमें पढ़ना है। तो इसके प्रोटीन पार्ट की बात करते हैं। प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा, आपके प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो प्रोटीन है उसका नाम है एल्ब्यूमिन। देखो एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ चुका है, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो होता है, देखो प्रोटीन कितने होते हैं, लगभग 6 से 7% होते हैं प्रोटीन पार्ट आपकी प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। अब इस एल्ब्यूमिन की बात करें तो 4% होता है। कितना परसेंट होता है, 4% होता है मैक्सिमम। अगर बात करें कि कौन सा प्रोटीन आपकी प्लाज्मा में सबसे ज्यादा होता है, तो वो होता है बेटा कौन सा, वो होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ये नंबर में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन होता है आपके ब्लड के सॉरी प्लाज्मा के अंदर, ठीक है, 4%। लेकिन द स्मॉलेस्ट प्रोटीन है, देखो सबसे ज्यादा होगा और स्मॉलेस्ट प्रोटीन होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज्यादा संख्या में, नंबर में सबसे ज्यादा होगा मैक्सिमम क्वांटिटी में, लेकिन सबसे छोटा प्रोटीन है, ठीक है। उसके बाद है किसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो बेटा ये सिंथेसाइज्ड इन लीवर। कहां पर इसको कौन बनाता है, आपका लीवर इसको बनाता है। क्लियर है? मैंने जब आपको डाइजेशन पढ़ाया था तब मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी कि मैक्सिमम प्लाज्मा प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन योर लीवर एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन। एक प्रोटीन को छोड़कर लगभग सारे प्रोटीन कहाँ पर सिंथेसाइज किए जाते हैं, वो किए जाते हैं आपके लीवर के अंदर। लेकिन गामा ग्लोबुलिन जो था वो लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर जाकर बनाया जाता है। क्लियर है? तो मैक्सिमम, अब देखो इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम जो एग्जाम में पूछा गया है, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, इसका फंक्शन होता है टू मेंटेन BCOP, मतलब ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। BCOP का मतलब क्या होता है बेटा, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा क्या होता है कि मान लीजिए आपकी ब्लड वेसल है, देखो आप समझिए ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ये आपकी ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल की जो वॉल होती है वो परफोर्टेड होती है इस तरीके से। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे गैप होते हैं, परफोर्टेड होती है आपकी ब्लड वेसल्स। आपकी ब्लड कैपिलरीज जो होती है वो परफोर्टेड होती है इस तरीके से। अब मान लीजिए कि आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ प्रोटीन फ्लो कर रहे हैं, कुछ लार्ज प्रोटीन है, ये मान लीजिए लार्ज प्रोटीन है, बड़े बड़े प्रोटीन है, ठीक है। और कुछ है बेटा स्मॉल प्रोटीन, जैसे कि आपका एल्ब्यूमिन है, ये एल्ब्यूमिन है, सपोज करिए एल्ब्यूमिन है। अब क्या होता है, जब ये ब्लड कैपिलरी टिश्यू लेवल पर जाएगी
तो टिश्यू लेवल पे जाने के बाद क्या होगा, इसमें डिवाइडेशन होगा और एक कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो जाती है। किसके अंदर? कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो जाती है। और कैपिलरीज के अंदर डिवाइड होने के बाद क्या होता है, देखो आर्टरी वेसल है, ब्लड वेसल तो मोटी है थोड़ी सी, ठीक है, और कैपिलरी क्या होती है, थोड़ी बारीक होती है, बालों जैसी होती है। तो इनके डायमीटर में चेंज आ जाएगा, चेंज आने से एक प्रेशर डेवलप होगा बीच में, और उस वजह से ये ब्लड जो होता है ये फिल्टर होने की कोशिश करता है। और लेकिन फिल्टर जो हो रहा है तो इसके अंदर जो भी चीजें होंगी सब फिल्टर होने की कोशिश करती है। तो लार्ज प्लाज्मा के प्रोटीन क्या है, फिल्टर होने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर जो वेसल के ऊपर या इसकी कैपिलरी की बाउंड्री पर जो छोटे छोटे पोर्स हैं वो इतने छोटे होते हैं कि लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन बाहर नहीं जा सकता। इस तरीके से ये कहाँ पर आकर बैठ जाते हैं, इन पर। अब ये फिल्टर तो हो नहीं सकते, लेकिन जो छोटे प्लाज्मा प्रोटीन है जैसे आपके एल्ब्यूमिन, ये एल्ब्यूमिन जो यहाँ पर आपके ब्लड में मैंने दिखा है रेड कलर से, ये भी तो फिल्टर होने की कोशिश करेंगे। तो ये फिल्टर होने की कोशिश करते हैं, तो ये किस पर प्रेशर लगाते हैं, कि लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन पर ये प्रेशर लगाते हैं कि भाई हमें भी जाने दो, हमें बाहर जाना है, ब्लड से बाहर जाना है, तो हमें बाहर जाने दो। लेकिन ये क्या बोलते हैं, नहीं कि हमें भी बाहर जाना है लेकिन हम तो फंस गए दरवाजे में। तो ठीक है, तो ये जो बीसीओपी है, ब्लड कोलेटरल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये एल्ब्यूमिन द्वारा लगाया जा रहा है। एल्ब्यूमिन क्या करता है, बड़े प्लाज्मा प्रोटीन को धक्का मारता है कि भाई आप यहाँ से जाइए, हटिए, हमें बाहर जाना है। तो ये है बीसीओपी। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके अंदर ब्लड के अंदर जो ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, इसको कौन मेंटेन करता है? कौन मेंटेन करेगा बच्चे? ये करेगा कौन? आपका एल्ब्यूमिन। और इस बीसीओपी की वैल्यू कितनी होती है? होती है 28 से समथिंग 32 मिलीमीटर पर मर्क्यूरी, एचजी। क्लियर है? 28 से 32 मिलीमीटर पर मर्क्यूरी की क्या होती है, वैल्यू होती है। ये आपको याद रखना है, 101% याद रखना है, ठीक है। तो व्हाट इज द बीसीओपी? तो बीसीओपी है ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है बेटा? ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है कि सर हमारे प्लाज्मा के अंदर जो कुछ बड़े प्रोटीन भी होते हैं, कुछ छोटे प्रोटीन होते हैं। तो बड़े प्रोटीन के ऊपर जब छोटे प्रोटीन प्रेशर लगाते हैं तो उसको बोलते हैं बीसीओपी, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका वैल्यू कितना होता है? 28 से 32 mm ऑफ Hg, 28 to 38 मिलीमीटर पर मर्क्यूरी। क्लियर है? तो ये होता है बेटा आपका एल्ब्यूमिन प्रोटीन। उसके अलावा होता है बेटा आपका दूसरा ग्लोब्यूलिन। कौन सा प्रोटीन है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। अब ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है 2 से 2.4% आपके ब्लड में, आपकी प्लाज्मा के अंदर होता है। तो एल्ब्यूमिन कितना है बेटा? एल्ब्यूमिन है लगभग 4%। कितना है आपके प्लाज्मा प्रोटीन का ओवरऑल? अगर एल्ब्यूमिन की बात करी जाए तो एल्ब्यूमिन जो होता है ये 4% होता है, और आपका ग्लोब्यूलिन जो होता है ये होता है 2%। तो अगर अपन रेशो देखें, इनका रेशो हो जाएगा 2:1। तो अगर आपसे एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन का रेशो पूछे तो 2:1 रेशो होता है, लेकिन अगर ग्लोब्यूलिन एल्ब्यूमिन उल्टा पूछ लिया तो फिर 1:2 होता है। क्लियर है? तो आप ऐसे बता सकते हैं। अब ग्लोब्यूलिन जो होता है बेटा, इसका सिंथेसाइज भी कहाँ पर किया जाता है? ये भी सिंथेसिस कहाँ किया जाता है? ये किया जाता है लीवर के अंदर, मोस्ट ऑफ द लीवर, बट सम टाइप ऑफ ग्लोब्यूलिन जो होता है वो लिम्फ ऑर्गन्स के अंदर भी किया जाता है, लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर भी किया जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो जो ग्लोब्यूलिन होता है ये डिफरेंट टाइप्स का होता है। अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन, एंड बेटा गामा ग्लोब्यूलिन। क्लियर है? एंड गामा ग्लोब्यूलिन आल्सो डिवाइडेड इनटू मेनी टाइप्स। IgG, IgA, immunoglobulin M, immunoglobulin D,
एंड इम्यूग्लोबुलिन ई। तो आपका जो गामा ग्लोबुलिन होता है ये कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का। इम्यूनोग्लोबुलिन ए, जी, एम, डी, ई, ठीक है। और इसको आपके सर आपको जो इम्यूनिटी डिजीज वाले टीचर हैं उन्होंने आपको अच्छे से पढ़ाया होगा इम्यूनिटी और डिजीज के अंदर, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लोबुलिन जो होता है ये बेटा कितने टाइप का होता है? ये होता है 3 टाइप्स का। कितनी टाइप का? 3। कौन कौन सा होगा बताइए? अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। जो अल्फा, बीटा और गामा होता है तो गामा ग्लोबुलिन जो होता है इसको फर्दरली डिवाइड करते हैं हम कितने पार्ट के अंदर? इसको फर्दरली डिवाइड करते हैं अपन 3 पार्ट के अंदर। कौन से पार्ट है? अल्फा, बीटा और गामा। और गामा ग्लोबुलिन जो होता है इसको फर्दरली डिवाइड किया है कितने पार्ट के अंदर? इसको फर्दरली डिवाइड किया गया है कितने पार्ट के अंदर बताइए? 5 टाइप्स के अंदर। कौन से? वो 5 टाइप्स है कौन से बेटा आपके? वो है अल्फा सॉरी इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, डी और ए। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं कि अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन क्या क्या होते हैं। तो जो बेटा अल्फा ग्लोबुलिन होता है ये अल्फा ग्लोबुलिन को अपन क्या बोलते हैं? इस अल्फा ग्लोबुलिन को हम बोलते हैं, आइए पढ़ते हैं इनके बारे में आगे। अल्फा ग्लोबुलिन, भाई देखो इसका सिंथेसिस जो होता है वो कौन करेगा? सिंथेसिस करेगा इसका लीवर। कौन करेगा? ये लीवर के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है। बीटा ग्लोबुलिन भी लीवर के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है। और आपका गामा ग्लोबुलिन देखो ये लिम्फोइड ऑर्गन्स के द्वारा। कौन से ऑर्गन्स के द्वारा? लिम्फोइड ऑर्गन्स के द्वारा। मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब डाइजेशन पढ़ा रहा था तब बताया था मैंने कि एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन ऑल प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन योर लीवर, ठीक है। अल्फा ग्लोबुलिन जो होता है ये हेल्प करता है किसके अंदर? हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ कॉपर आयन इन ब्लड। आपके ब्लड के अंदर देखो कॉपर आयन को क्या करना कॉपर आयंस को पूरी बॉडी तक सर्कुलेट करना, वो होता है किसका काम? वो होता है आपके अल्फा ग्लोबुलिन का काम। तो बीटा ग्लोबुलिन का काम होता है हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फेरस या फेरिक आयन इन ब्लड। देखो बेटा आपके अंदर जो कॉपर होता है और ब्लड होता है ये कई सारी रिएक्शंस के लिए क्या होता है? यूजफुल होता है। कई एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए आपके अंदर यूजफुल होता है कॉपर। और एफई तो आप जानते हैं कि आयरन है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो अल्फा ग्लोबुलिन होता है, बीटा ग्लोबुलिन होता है, इन दोनों के फंक्शन क्या क्या है? इनके फंक्शन है बेटा कौन से? देखिए अल्फा ग्लोबुलिन का फंक्शन होता है हेल्प्स इन द CU इन योर ब्लड। और बीटा ग्लोबुलिन का फंक्शन क्या होता है? हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ Fe इन ब्लड। क्लियर है? इसलिए इनका एक एक नाम और दिया गया है। अल्फा ग्लोबुलिन को बोला गया है सेरुलोप्लाज्मिन। सेरुलोप्लाज्मिन भी इनका नाम दिया गया है। अल्फा ग्लोबुलिन को अपन क्या बोल सकते हैं? सेरुलोप्लाज्मिन। तो बीटा ग्लोबुलिन को हम क्या बोल सकते हैं? ट्रांसफेरिन। क्या बोल सकते हैं बेटा इसको? ट्रांसफेरिन। देखो फेरिक Fe का ट्रांसपोर्ट करता है इसलिए ट्रांसफेरिन इसको अपन बोल सकते हैं। क्लियर है? तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द सेरुलोप्लाज्मिन तो आप बोल देंगे the alpha globulin is also called as ceruloplasmin because it transports the Cu ion in your blood, or Cu is the very important ion in your body because it activates the many type of enzymes into the active condition। ये बहुत सारे एंजाइम्स को क्या करता है? इनएक्टिव प्रोसेस से एक्टिव में कन्वर्ट करता है। आपकी सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए बहुत लाभदायक होता है। और बीटा ग्लोबुलिन क्या करता है? Fe को क्या करता है? पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाता है
इसलिए इसका जो काम है, इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा, इसका नाम जो होगा वो ट्रांसफेरेन भी दिया जाता है। आती है बात गामा ग्लोबुलिन की, तो बेटा जो गामा ग्लोबुलिन होता है, गामा ग्लोबुलिन है ना, जिसको आप गामा एक साइन होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं, गामा ग्लोबुलिन। तो बेटा गामा ग्लोबुलिन जो होता है एक तरीके का इम्यूनोग्लोबुलिन है, इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं इसको। और इम्यूनोग्लोबुलिन का काम होता है आपकी बॉडी को क्या देना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना। क्या प्रोवाइड करवाना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना इसका काम होता है। ये आपके शरीर को क्या प्रोवाइड करवाता है, इम्यूनिटी। अलग अलग स्टेज के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना इसका काम है। जैसे इसके टाइप है इम्यूनोग्लोबुलिन जी। जब आप मदर के अंदर होते हैं, वॉर्म के अंदर होते हैं, तो ये क्या करता है, आपके अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, जो कि आपके टीचर आपको पहले पढ़ा चुके। वैसे इसका पार्ट नहीं है, मैं बता रहा था आपको कि आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो होता है, ये आपको कब प्रोवाइड किया जाता है, इनसाइड द ओम बाई प्लेसेंटा। तो ये आपको बाई प्लेसेंटा, बाई प्लेसेंटा कब दिया जाएगा, इनसाइड द, इनसाइड वॉम्ब, जब अपन कहाँ होंगे, माँ के पेट के अंदर होते हैं। क्लियर है, जब हम कहाँ होते हैं, माँ के पेट के अंदर होते हैं, गर्भ के अंदर होते हैं, वॉम्ब के अंदर होते हैं, यूटेरस के अंदर होते हैं। तो प्लेसेंटा को क्रॉस करके जो इम्यूनिटी जाती है वो है आपकी आईजीजी। आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रम। देखो मदर मिल्क जो होता है, जो पहला गाढ़ा मिल्क होता है मदर का, उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। उससे जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है वो आईजीए होता है। एक होता है बेटा आईजीएम। आईजीएम जो होता है ये मोर एलर्जी, जब आपको मोर इन्फेक्शन हो जाए, किसी चीज का अधिक इन्फेक्शन हो जाए, तो उस समय आपको आईजीएम दिया जाता है। आपकी बॉडी प्रोवाइड करवाती है, आपका अल्फा गामा ग्लोबुलिन प्रोवाइड करवाता है। जब आईजीडी, इसके बारे में बोलते हैं कि सरफेस एंटीबॉडी होती है, सरफेस एंटीबॉडी होती है, ठीक है। और आईजीई जो होता है, आईजीई जो होता है ये हाई एलर्जी के समय, जो हाई अमाउंट ऑफ एलर्जी हो जाए आपको, उस समय आपके शरीर को प्रोवाइड की जाने वाली जो एंटीबॉडी होती है वो होती है इम्यूनोग्लोबुलिन ई। तो वैसे ये चीजें आपको सर पढ़ा चुके हैं काफी डिटेल में, मैंने आपको केवल एक व्यू दिया है इसका, ठीक है। तो ये होता है गामा ग्लोबुलिन। तो इस प्रकार से जो ग्लोबुलिन होता है ये आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। उसके बाद आता है बेटा प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। ये दोनों प्रोटीन भी आपके प्लाज्मा के होते हैं, लगभग 0.03% इनका अमाउंट होता है, 0.3% इनका अमाउंट होता है। और दोनों देखो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं बेटा। ये दोनों प्रोटीन जो होते हैं ये किस में हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। किसके अंदर हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा कि लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है,
तो आप बताएंगे बेटा फाइब्रिनोजन, कौन सा बता देंगे आप? फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो होता है वो लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है वो? लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन होता है आपका फाइब्रिनोजन। क्लियर है? तो ये दोनों ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हो जाती है जनरल पार्ट अपनी किसकी, इसका लिक्विड पार्ट मैट्रिक्स। क्लियर? प्लाज्मा, प्लाज्मा में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो है आपका कौन सा? वो है बेटा आपका प्लाज्मा वाला, यानी कि प्रोटीन वाला पार्ट। उसके बाद बात करते हैं अपन इसके सॉलिड पार्ट की। किसकी बात करते हैं? इसके सॉलिड वाले पार्ट की। तो जो आपके प्लाज्मा का सॉलिड पार्ट होता है, उस सॉलिड पार्ट के अंदर तीन चीजें आएगी। तीन चीजों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। वो मेन तीन कंपोनेंट आप अच्छी तरह जानते हैं। एक तो है आपका आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, और एक होता है बेटा प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी के बारे में बात करते हैं कि आरबीसी की फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स, या अपन इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं इनको? इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को अपन बोलते हैं बेटा व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। और इनको अपन बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। और क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स जो होती है इनको अपन बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। तो आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के नाम पता चल गए, जो इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। अब बात करते हैं आरबीसी की। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? आरबीसी। तो भाई देखो, मेमल्स के अंदर आरबीसी जो होती है, मेमल्स की बात करें तो इनके अंदर जो आरबीसी होती है, इसकी सबसे पहले एक जनरल नॉलेज लेते हैं कि आपके अंदर जो आरबीसी है वो कैसी है बेटा? एडल्ट, एडल्ट के अंदर जो आरबीसी होती है वो होती है कौन सी? बाई कॉनकेव। बाई कॉनकेव होती है। दूसरी बात सर्कुलर होती है। और तीसरी बात नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, एडल्ट के अंदर जो आरबीसी होती है वो बाइकॉनकेव होती है। देखो बाइकॉनकेव कैसी होती है? बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर होती है इस तरीके की। आपने कभी बचपन में एल्पेनलीबे चॉकलेट खाई है? तो एल्पेनलीबे चॉकलेट कैसी होती है? देखो ऐसे गोल है, लेकिन ऊपर से चपटी, नीचे से चपटी, ऐसे फ्लैट। जैसे मान लीजिए कोई डिस्क है, ऐसे गोल है, तो सर्कुलर हो गई, लेकिन ऊपर से खड्डा है और नीचे से भी खड्डा है। तो इस तरीके से वो क्या हो जाएगी? बाइकॉनकेव। और इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन कब? एडल्ट के अंदर। लेकिन बेटा जब एम्ब्रियोन में थे, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, एम्ब्रियो के अंदर इनके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन जब एडल्ट बन गए हम लोग, तो इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा। अब देखो, अगर मान लीजिए इसके अंदर न्यूक्लियस होता, पहले इस तरीके से न्यूक्लियस था एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर, ठीक है। अब न्यूक्लियस था तो हीमोग्लोबिन जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में था। देखो हीमोग्लोबिन केवल इतनी सी क्वांटिटी में ही आ सकता था। क्लियर? लेकिन अगर इसके न्यूक्लियस को यहाँ पर हटा दिया जाए तो कितना सारा जगह मिल जाएगा हीमोग्लोबिन के लिए। तो यहाँ पर क्या हो गया कि मोर एंड मोर हीमोग्लोबिन इसके अंदर क्या आ सकता है। इसलिए आरबीसी को भगवान ने इस तरीके का बनाया है कि इसके अंदर मोर एंड मोर क्या आ जाए? हीमोग्लोबिन भरने में आ जाए, बहुत सारा हीमोग्लोबिन इसके अंदर आ जाए, ताकि आपकी ऑक्सीजन को कैरिंग करने के लिए कोई ज्यादा डिफिकल्टनेस ना हो। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि एडल्ट की आरबीसी जो होती है एडल्ट की आरबीसी जो होती है वो बाइकॉनकेव, सर्कुलर एंड नॉन न्यूक्लिएटेड क्यों होती है, तो आप बताएंगे कि सर ऐसा होने से उनके अंदर स्पेस बहुत सारा प्रोवाइड हो जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन उनके अंदर
भरने में आ सके। क्लियर। और हमारे अंदर ऑक्सीजन की कैरिंग करने के लिए बहुत सारी हमारे जगह हो। तो एक आरबीसी जो होती है बेटा, एक आरबीसी जो होती है नॉर्मली उसके अंदर कितने हीमोग्लोबिन होते हैं? लगभग 26.5 करोड़। कितने? 26.5 करोड़, 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं बेटा। किसके मॉलिक्यूल? हीमोग्लोबिन। एक आरबीसी के अंदर 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन होते हैं। अगर न्यूक्लियस होता तो इतने सारे जो मॉलिक्यूल है किसके? हीमोग्लोबिन के, वो नहीं हो पाते। समझ गए? तो आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीसी बाइकॉन्केव सर्कुलर है, नॉन न्यूक्लिएटेड है, तो क्यों है? तो उसके पीछे रीजन है कि ये हमारे अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने का एकमात्र साधन होता है। और अगर आरबीसी बाइकॉन्केव होगी, सर्कुलर होगी, नॉन न्यूक्लिएटेड होगी, तो ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर पाएगी, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा हीमोग्लोबिन भरने में आएगा। एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर देखो क्या है, हमारी आरबीसी के अंदर क्या था? न्यूक्लियस प्रेजेंट था, क्योंकि ये बन रही होती है। एक आरबीसी का जो जीवन काल होता है, लाइफ स्पान जो होता है आरबीसी का, वो होता है बेटा कितना? 120 डेज। तो जब हमारी आरबीसी बन रही थी तब इसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स थे सभी था, न्यूक्लियस भी था, क्योंकि एम्ब्रियोनिक कंडीशन के दौरान हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन होती है सीधा मदर से जाती है डायरेक्ट। लेकिन जब हम बाहर आते हैं पैदा होने के बाद, तो अपन रेस्पिरेशन करते हैं, और रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन को क्या करना है? एल्वियोलाई से पकड़ना है और फिर ब्लड में लेके जाना है। समझ गए? तो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल ज्यादा होने चाहिए। ठीक है? तो 120 डेज होती है। तो कुछ भागों में इनिशियल में इनके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब एडल्ट हो जाती है आरबीसी, तो उसके बाद इसके अंदर न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है। ठीक है? एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर आरबीसी में ज्यादा न्यूक्लियस नहीं होता है। समझ गए? आरबीसी का जो अमाउंट होता है बेटा, वो 5.5 मिलियन। चलो इसको बाद में बताएंगे, अभी अपन बात करते हैं आरबीसी के बारे में। और तो ह्यूमन की आरबीसी जो थे, मोस्ट ऑफ द मैमल्स उनकी आरबीसी ऐसी होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है। कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कैमल एंड लामा। कुछ एक्सेप्शन है बेटा, कैमल और लामा जो होते हैं। कैमल एक ऊंट होता है, लामा भी एक ऊंट की प्रजाति होती है कैमल की, पर उसमें डबल हम्प होती है। तो कैमल और लामा भी क्या है? मैमल्स है। क्या है? ये दोनों भी मैमल्स है। लेकिन इनकी आरबीसी जो होती है, इनकी आरबीसी क्या होती है बेटा? इनकी आरबीसी ओवल शेप होती है, और न्यूक्लियस इनके इसके अंदर प्रेजेंट होता है। समझ गए? तो ये एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शंस बायो में बहुत सारी जगह है। क्लियर? तो एक्सेप्शन अपने को क्या करने? याद रखने। क्या एक्सेप्शन है? कैमल और लामा जो होते हैं, वो ऐसे मैमल्स हैं जिनकी आरबीसी ओवल होती है, और न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन जो आरबीसी होती है किसकी? ह्यूमन की या अदर मैमल्स की, किसके अलावा? कैमल और लामा के अलावा, तो उनके अंदर आरबीसी ओवल होती है और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन जो जितने भी मैमल्स होते हैं उनके अंदर आरबीसी बाइकॉन्केव होगी, सर्कुलर होती है, और नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। क्लियर है? उसके बाद देखो बेटा, आरबीसी जो होती है, आरबीसी के अंदर इसका जो स्केलेटन होता है, देखो आरबीसी के अंदर जो जो भी पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस तो है नहीं, तो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, आरबीसी का साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है, इसके अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन फाइबर्स। क्या? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, और इसको क्या देते हैं? कि स्पॉन्जी नेचर बनाते हैं। तो इसका जो मैट्रिक्स है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, ये क्या बनाते हैं? इसका मैट्रिक्स बनाते हैं, आरबीसी का मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है? आरबीसी का मैट्रिक्स बनाते हैं,
और ये मैट्रिक्स क्या कहलाता है? क्रोमेटिन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोमेटिन। क्लियर है? ये क्रोमेटिन क्या था ना, स्पॉन्जी नेचर का होता है, स्पॉन्जी नेचर का होता है। कैसा होता है? स्पॉन्जी नेचर का होता है। देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, तो इसका जो एंडोस्केलेटन होता है, कैसा? एंडोस्केलेटन मतलब इसके अंदर का भाग। साइटोप्लाज्म को अपन क्या बोलते हैं? एंडोस्केलेटन, यानी कि अंदर। एंडोस्केलेटन जो बना हुआ होता है वो क्रोमेटिन मटेरियल का बना होता है, क्रोमेटिन फाइबर्स का बना होता है ना। और ये क्रोमेटिन मटेरियल सीज का मैट्रिक्स बनाते हैं। और ये मैट्रिक्स कैसा होता है बेटा? स्पॉन्जी नेचर का होता है। कैसा होता है? स्पॉन्जी नेचर का होता है। स्पॉन्जी नेचर के पीछे रीजन क्या है कि देखो, मान लीजिए आपकी जो आरबीसी है, आरबीसी का नॉर्मल साइज क्या होता है? नॉर्मल साइज होता है 7.5 माइक्रोन। क्या होता है? 7.5 माइक्रोन। ओ सॉरी, क्रोमेटिन नहीं, स्ट्रोमेटिन है। क्या है? स्ट्रोमेटिन। स्ट्रोमेटिन क्या है बेटा? ये स्ट्रोमेटिन है, ठीक है, स्ट्रोमेटिन। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्ट्रोमेटिन क्या होता है, स्ट्रोमेटिन जो होता है वो एंडोस्केलेटन होता है। किसका? आपकी आरबीसी का। किसका? आपके आरबीसी का एंडोस्केलेटन जो होता है वो स्ट्रोमेटिन कहलाता है। और ये स्ट्रोमेटिन होता है वो किसका बना हुआ होता है? तो आप बताएंगे कि क्रोमेटिन मटेरियल का बना होता है, क्रोमेटिन फाइबर्स का बना होता है, जो कि एक स्पॉन्जी नेचर प्रोवाइड कराता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि आपकी आरबीसी का नॉर्मल 7.5 माइक्रोन होता है, ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर हर कैपिलरी का साइज इतना नहीं होता है। आपके अंदर मान लीजिए कोई कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी, उसका जो साइज है वो साइज क्या है बेटा? इसका जो डायमीटर होगा कैपिलरी का, मान लीजिए लेस देन 5 माइक्रोन है या फिर 5 माइक्रोन है। अब बताओ 5 माइक्रोन की ब्लड कैपिलरी है और 7.5 माइक्रोन की आपकी आरबीसी है, तो इसके अंदर तो ये तो भैया फंस जाएगी। तो लेकिन आपने क्या कभी बिल्ली को या किसी कुत्ते को, डॉग को कोई दरवाजे में से या खिड़की में से निकलते देखा है? तो देखो वो कितने फ्लेक्सिबल होते हैं, उनकी बॉडी लंबे हो जाते हैं और इजीली बिल्ली है ना खिड़की में से निकल जाती है। तो वैसे आपकी आरबीसी है, तो आरबीसी जो होती है इसकी नॉर्मल साइज 7.5 माइक्रोन होती है, लेकिन ये अपने से छोटे डायमीटर की, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये इस तरीके से लंबी हो जाएगी भाई आरबीसी, इस तरीके से। कैसे हो जाएगी? क्यों हो जाएगी? क्योंकि इनका जो मैट्रिक्स है वो क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्ट्रोमेटिन होता है, स्ट्रोमेटिन, और स्ट्रोमेटिन की वजह से ये इसको स्पॉन्जी नेचर प्रोवाइड करवाता है। समझ गए आप? उसके बाद मैं बताऊं आपको कि जो बेटा आरबीसी होती है, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर बना देते हैं कि आरबीसी है, और आरबीसी की जो मेम्ब्रेन उसको डोनांस मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोनांस मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे बेटा? डोनांस मेम्ब्रेन बोल देते हैं। और डोनांस मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे डोनांस, उन्होंने सबसे पहले क्या देखा कि जो आरबीसी की मेम्ब्रेन है उससे देखो क्लोराइड आयंस आ सकते हैं और अंदर से HCO3 माइनस। देखो याद करो, अभी मैं आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 पढ़ा के उल्टा हूँ, तो वहां पर मैंने क्या बताया था आपको कि क्लोराइड शिफ्ट होता है, हैमबर्गर इफेक्ट होता है। मतलब जब HCO3 माइनस अंदर बाहर आता है आपकी आरबीसी से प्लाज्मा में, तो अंदर क्या आ जाते हैं? क्लोराइड। तो यहाँ पर डोनाल्स नाम के एक इंसान ने, एक साइंटिस्ट ने ये देखा था कि भाई आरबीसी की मेम्ब्रेन जो होती है वो, आरबीसी की मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करती है? केवल नेगेटिव आयंस के लिए ही क्या है? परमिएबल है, पॉजिटिव आयंस के लिए परमिएबल नहीं है। इसलिए उन्होंने आरबीसी की मेम्ब्रेन को क्या नाम दिया है? डोनाल्स मेम्ब्रेन नाम दिया है। क्लियर है? डोनाल्स मेम्ब्रेन नाम दिया है। अब बेटा आरबीसी के अंदर जो क्या होता है, आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है आपकी आरबीसी के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एब्सेंट होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होने के कारण जो इसके अंदर प्रोसेस चलती है, जो भी साइकिल चलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो होता है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जो होता है, वो आपके आरबीसी के अंदर नहीं चलेगा। लेकिन बेटा क्रैब साइकिल जो होता है, क्रैब्स साइकिल, अब ये क्या होते हैं, ये तो आप बेटा सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ोगे। अभी आप याद रख लीजिए कि ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पर नहीं चलेगा, बट क्रैब साइकिल यहाँ पर चलेगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की एब्सेंस की वजह से ही आपके आरबीसी कौन सा एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करती है। आपके आरबीसी कौन सा रेस्पिरेशन करेगी बेटा, एनएरोबिक। आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी आरबीसी जो होती है किस टाइप का रेस्पिरेशन शो करती है, तो आप बता देंगे कि हमारी आरबीसी जो होती है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करती है। क्या करती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करती है। क्रैब साइकिल एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर क्या क्या एब्सेंट होंगे बेटा, क्रैब साइकिल एब्सेंट होते हैं, जबकि ग्लाइकोलाइसिस, सॉरी यहाँ पर अपन ने उल्टा लिख दिया है, क्रैब साइकिल प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पर आपका क्रैब साइकिल एब्सेंट होगा। ये सेल बायोलॉजी की बात है, तो आप सेल बायो में इनके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, जहां पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेशन के अंदर, वहां पर क्या होता है बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन का आना वगैरह जो भी होता है, लेकिन यहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। मैंने बताया आपको कि आपकी आरबीसी जो होती है इनके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन कितना होता है एक आरबीसी के अंदर, हीमोग्लोबिन कितना होता है एक आरबीसी के अंदर, लगभग 26.5 करोड़, कितने 26.5 करोड़ आपके हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन के बेटा दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है हीम, एक होता है ग्लोब्यूलर चेन, ग्लोबिन वाला पार्ट। ठीक है, और हीम जो 5% होता है, 95% का ग्लोब्यूलर चेन होता है। ठीक है, और हीम के अंदर Fe होता है बेटा, Fe+2 की स्टेज में, ये मैं आपको कल भी बता चुका हूँ। बताया था कि नहीं बताया था, मैंने आपको रेस्पिरेशन के अंदर बताया है। और जो ग्लोबिन होता है ये बेटा फोर टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड फोर टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है। फोर टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर ये बना हुआ होता है, ग्लोब्यूलर चेन्स होती है। इसमें ये एमिनो एसिड्स की चेन होती है, कौन सी, एमिनो एसिड्स की। तो जो ग्लोब्यूलर चेन होती है, ग्लोब्यूलर चेन होती है आपके हीमोग्लोबिन में, इसमें एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स आर अरेंज्ड इन चेन फॉर्म, है ना, एक श्रृंखला, एक चेन की फॉर्म में ये होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लोबुलिन जो होता है इसको चार टाइप में डिवाइड किया, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन, सॉरी ये पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करते हैं। ग्लोबुलिन जो होता है इसको अपन ने बोला है क्या कि हीमोग्लोबिन जो होता है इसके कितने पार्ट होते हैं, दो, हीम और ग्लोबिन। तो ग्लोबिन का एक पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, किसकी, पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। अब किसी के अंदर पॉलीपेप्टाइड जितने ज्यादा होंगे उसको अलग अलग, अल्फा पॉलीपेप्टाइड, बीटा, डेल्टा और गामा, चार पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ठीक है, किसी हीमोग्लोबिन के अंदर मान लीजिए अलग अलग चेन हो सकती है, जैसे अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, अल्फा पॉलीपेप्टाइड, इसके अंदर कितने
एमिनो एसिड्स होंगे बताइए। अल्फा पॉलीपेप्टाइड के अंदर कितने एमिनो एसिड्स होते हैं? 100 समथिंग 146 एमिनो एसिड्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 146 एमिनो सॉरी 141 कितने होते हैं? 141 पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। ठीक है, बीटा के अंदर 146 होंगे, आपके गामा के अंदर 146 होंगे। मतलब कुल मिलाकर एक पॉलीपेप्टाइड है अल्फा। अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इसके अंदर 141 एमिनो एसिड्स की चेन होती है। ये बीटा होगी पॉलीपेप्टाइड, इसके अंदर 146 एमिनो एसिड्स की चेन होती है। और आपकी गामा जो होती है, गामा पीपी, उसके अंदर भी 146 एमिनो एसिड्स की चेन होती है। और आपकी जो डेल्टा पीपी होती है वो भी एक 146 एमिनो एसिड्स की चेन होती है। क्लियर? तो यहाँ पर आपका जो हीमोग्लोबिन होता है इसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो हीम होता है, एक ग्लोबिन होता है। तो जैसा मैंने आपको रेस्पिरेशन में बताया था, हीम और ग्लोबिन ये दोनों अलग अलग पार्ट। सेंट्रल पार्ट जो है हीम होता है, वो केवल एक हीमोग्लोबिन में 5% होता है। कितना होता है? 5% होता है। जबकि 95% क्या होता है बेटा इसका? 95% जो होता है वो इसका होता है। कौन सा वाला पार्ट? वो होता है ग्लोबिन पार्ट। और ग्लोबिन पार्ट पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ होता है। अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन के हिसाब से हीमोग्लोबिन के भी टाइप्स बताए गए, अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं? एडल्ट का हीमोग्लोबिन हो सकता है, एडल्ट में टाइप 2 का बनाया हुआ है, और आपका एम्ब्रियोनिक बनाया हुआ है, फीटल का। तो जो हीम होता है उसके अंदर कौन सा आयन होता है? Fe++ की स्टेज में होता है, जो कि एग्जाम में पूछा गया, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ उसके बारे में। ठीक है, उसके अलावा जो ग्लोबिन होता है, ये ग्लोबिन होता है बेटा पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। किसकी चेन होती है? पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। और पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है तो इसमें अलग अलग चेन्स प्रेजेंट होती है एमिनो एसिड्स की। अगर मान लीजिए एक तो 41 एमिनो एसिड्स है, 141, इसको बोल देंगे मैंने पॉली अल्फा पॉलीपेप्टाइड। क्या बोल देंगे बेटा? अल्फा पॉलीपेप्टाइड। लेकिन अगर 146 है तो उसको बोल देंगे बीटा। गामा में भी कितने होते हैं? 146 होते हैं। और आपके डेल्टा पॉलीपेप्टाइड में भी कितने होते हैं? 156 होते हैं। अब इन्हीं के बेस पर आपके हीमोग्लोबिन के बताए गए हैं बेटा टाइप्स बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? हीमोग्लोबिन के क्या बताए हैं? टाइप्स बताए गए हैं। और वो टाइप्स क्या क्या है? आइए देखते हैं। वो टाइप्स कौन कौन से हो जाएंगे बेटा? देखो, वो टाइप्स हो जाएंगे, ये देखिए, टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन on the basis of polypeptide chains। पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बेसिस, अरे बेटा जैसे ब्लड, अरे यार ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है आपके अंदर। जैसे ह्यूमंस के अंदर ब्लड ग्रुप तो एक जैसे होते हैं सबके अंदर, होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। अब ब्लड ग्रुप जैसे मान ली किसी के अंदर आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप हो गया, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप हो गया, ओ है तो 0 है तो ओ हो गया, ए बी है तो ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। वैसे ही जब हमने देखा किसी एडल्ट के अंदर कि यार एडल्ट के अंदर दो टाइप के हीमोग्लोबिन मिले, कहीं पर पॉलीपेप्टाइड चेन कुछ अलग थी और कहीं पर कुछ अलग है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन का कॉम्बिनेशन है तो इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे बेटा, हम क्या बोल देंगे? एडल्ट का। एडल्ट जो सब लगभग ज्यादातर एडल्ट के अंदर पाया जाता है, एडल्ट हीमोग्लोबिन बोल देंगे। क्या बोलते हैं? एडल्ट हीमोग्लोबिन। अगर 2 अल्फा और 2 बीटा, जिसे एग्जामिन किया किसी का कि यार आपके हीमोग्लोबिन का एग्जामिन करना है, तो अगर हमने एग्जामिन करने के बाद ये देखा कि यार इसके अंदर तो 2 अल्फा और 2 बीटा चेन का कॉम्बिनेशन है हीमोग्लोबिन के अंदर, उसको अपन ने बोल दिया
एडल्ट हीमोग्लोबिन यानी टाइप 1 आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? टाइप 1 आप इसको बोल सकते हैं। अगर 2 अल्फा और 2 बीटा है तो आप टाइप 1 बोल सकते हो। लेकिन बेटा अगर मान लीजिए कि 2 अल्फा के साथ में 2 क्या है, डेल्टा है, अगर ऐसा है तो ये टाइप अलग टाइप का हीमोग्लोबिन हो जाएगा, जिसको आप, ये भी एडल्ट के अंदर होता है, एडल्ट के अंदर होगा, लेकिन कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा टाइप 2। ये अगर अपन इसको फर्स्ट टाइप बोल सकते हैं, यहाँ पर अपन को फर्स्ट टाइप बोल सकते हैं, तो आप इसको क्या बोल दो? टाइप 2 बोल दो। एडल्ट का हीमोग्लोबिन है, लेकिन कैसा? टाइप 2 बोल सकते हैं, टू दूसरे टाइप का बोल सकते हो आप। क्लियर? और अगर अब बात करें फीटल की, फीटल हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा बेटा? 2 अल्फा प्लस 2 गामा, इस तरीके की चेन जुड़ी हुई होती है। और दिस इज द मोर रिएक्टिव टू O2। इसका रिएक्शन रेट जो होता है वो ज्यादा होता है। एडल्ट के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन से रिएक्ट करने की कैपेसिटी कम होती है। याद रखना पड़ेगा, जो चेन होती है, चेन जो होती है, इन चेन के अंदर देखो, फीटल जो होता है, इस फीटल के अंदर क्या होता है कि जो गामा पॉलीपेप्टाइड चेन है, क्या है? गामा पॉलीपेप्टाइड चेन है। और गामा पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है हाईली रिएक्टिव होती है, किसके लिए? ऑक्सीजन से बाइंडिंग करने के लिए। क्लियर है? तो इसलिए फीटस का हीमोग्लोबिन जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन से। तो एडल्ट के अंदर तो किसी के अंदर टाइप 1 मिलेगा, किसी के अंदर टाइप 2 मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो फीटस होगा उसके अंदर 2 अल्फा प्लस 2 डेल्टा होता है, याद रखना। तो आपके पास हीमोग्लोबिन के कितने टाइप हो गए? 3 टाइप हो गए। 3 प्रकार का हीमोग्लोबिन इस दुनिया में देखने को मिलता है। वो कौन कौन सा है? पहला है टाइप 1 एडल्ट, टाइप 2, बट टाइप 1 कॉमन है, सबके अंदर मिलेगा लगभग। लेकिन कहीं कहीं पर टाइप 2 का हीमोग्लोबिन भी देखा गया है, जहां पर 2 अल्फा के साथ 2 बीटा नहीं बल्कि 2 डेल्टा चेन जुड़ी हुई है, ठीक है। और जो यहाँ पर गामा है, गामा ये मोर रिएक्टिव होता है, जो बच्चों के अंदर, जो बच्चे नहीं, एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर इनके जो होती है रिएक्टिविटी वो ज्यादा होती है। इसलिए बच्चों का जो हीमोग्लोबिन होता है वो उनकी ब्रीथिंग रेट भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दिखाए गए, तो आपको बस केवल याद रखना है और ज्यादा कुछ नहीं करना। अब देखो बेटा, आरबीसी, आरबीसी जो होती है ये बनती कहाँ? हीमोपोएटिक ऑर्गन्स के अंदर। आरबीसी बनने की कहाँ पर? हीमोपोएटिक ऑर्गन्स के अंदर। अब हीमोपोएटिक ऑर्गन्स के अंदर बन गई, अब बनने के लिए इसको जैसे मान लीजिए आरबीसी बनी है आपकी, आरबीसी बनी कहाँ पर? हीमोपोएटिक ऑर्गन्स में, ऑर्गन्स के अंदर बन गई। अब आरबीसी हीमोपोएटिक के अंदर बन गई, तो नॉर्मल साइज की जो आरबीसी होती है, अगर मान लीजिए ये इसको मैच्योर कौन कौन करेगा? मैच्योर के आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए, आरबीसी का जो मैच्योरेशन होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आरबीसी का मैच्योरेशन कौन करेगा? आरबीसी का मैच्योरेशन दो दो चीजें करती है। एक तो विटामिन B12 करता है, एक करता है बेटा आयरन, आयरन करता है, ठीक है। विटामिन B12 और आयरन यानी कि FeP आपके आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो विटामिन B12 जो होता है, अगर इसकी कमी हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर, तो आरबीसी नॉर्मल साइज, नॉर्मल साइज क्या होता है आरबीसी का? 7.5 माइक्रोन, नॉर्मल साइज से क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। नॉर्मल साइज से क्या हो जाती है बेटा? आपकी आरबीसी बड़ी हो जाती है। आरबीसी नॉर्मल साइज कितना होता है आरबीसी का? नॉर्मल साइज जो होता है वो होता है 7.5 माइक्रोन।
तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आरबीसी नॉर्मल साइज से बड़ी हो जाएगी, 8.5 हो सकती है या फिर 9.5 हो सकती है या 10 होती, नॉर्मल साइज से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे लिख दिया अपन ने, नॉर्मल साइज से बड़ी हो जाएगी। तो इसको क्या बोल देंगे, मैक्रोसाइट बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको, मैक्रोसाइट्स बोल देते हैं। क्लियर है। और ऐसी आरबीसी को आपका स्प्लीन जो होता है वो क्या कर देता है, आपका स्प्लीन मार देता है ऐसी आरबीसी को, क्योंकि स्प्लीन को भगवान ने ये बोला है कि आपको केवल आरबीसी पहचाननी है, वो भी एक नॉर्मल साइज की 7.5 माइक्रोन जिसका साइज हो, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर इससे बड़ी या छोटी आपको दिख जाए तो आप उसको क्या करो, ग्रेवयार्ड में ले जाओ और उसको क्या कर दो, दफना दो। स्प्लीन क्या करता है, जैसे उसको दिखता है कि यार आरबीसी नॉर्मल साइज से बड़ी है, तो ये उसको क्या करता है, किल करने लग जाता है। और क्या करता है, ग्रेवयार्ड, खुद ग्रेवयार्ड कहलाता है, क्योंकि ये नॉर्मल साइज से जो बड़ी या छोटी आरबीसी उसको क्या करता है, किल कर देता है। तो नॉर्मल साइज से बड़ी होता है, इसको माइक्रोसाइट्स बोलते हैं। और ये इस माइक्रोसाइट्स को आपका स्प्लीन क्या कर देता है, खत्म कर देता है, किल कर देता है इसको, जिससे आपको ब्लड की कमी हो जाती है, उसको बोलते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। क्या बोलते हैं, मैक्रोसाइटिक एनीमिया बोल देते हैं। क्लियर है। अगर आयरन की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो आयरन की डेफिशिएंसी होने से आरबीसी जो होती है नॉर्मल साइज से, आरबीसी नॉर्मल साइज से क्या हो जाएगी बेटा, छोटी हो जाएगी। ठीक है। और उसको क्या बोल देंगे, माइक्रोसाइट्स बोल देते हैं। क्या, माइक्रोसाइट्स बोल देते हैं। और ऐसे माइक्रोसाइट्स को आपका स्प्लीन क्या कर देता है, डेस्ट्रॉय कर देता है। क्या करेगा, डेस्ट्रॉय कर देगा। और इनको बोल देंगे माइक्रोसाइटिक एनीमिया। क्या बोल देंगे उसको, माइक्रोसाइटिक एनीमिया बोल देते हैं। क्लियर है। तो आरबी, ये क्वेश्चन आपके एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और विटामिन B12 तो काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है। तो आरबीसी हीमोपोइटिक ऑर्गन्स के अंदर बनती है बेटा। बनने के बाद ये मैच्योर होती है, और मैच्योर होने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती है, और वो कुछ चीजें क्या है, एक तो आयरन जरूरी है और विटामिन B12 जरूरी है। अगर ये आपको प्रॉपर मिल रहे हैं तो आपकी आरबीसी क्या है, एकदम मेच्योर है। क्या है, मेच्योर है। और मेच्योर आरबीसी का साइज होता है कितना, 7.5 म्यू माइक्रोन, है ना। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो आपकी आरबीसी है वो नॉर्मल साइज से बड़ी हो जाएगी, 7.5 माइक्रोन से बढ़कर 8 या 9 माइक्रोन तक हो जाएगी। और ऐसी आरबीसी को आपका स्प्लीन क्या कर देता है, डेस्ट्रॉय कर देता है। और डेस्ट्रॉय करने के बाद क्या कर देगा, उसको जो मैक्रोफेजेस होती है वो खा जाती है। ठीक है। तो उससे आपको ब्लड में क्या होगा, आरबीसी की कमी हो जाएगी, और ऐसे ब्लड की कमी को बोलते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। जबकि एफ ई की कमी हो जाती है तो आरबीसी नॉर्मल साइज से छोटी हो जाएगी, और ऐसी आरबीसी को क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइट्स। और ऐसे एनीमिया को बोलते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया। क्लियर है बच्चों। तो आज का अपन यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट अपन आरबीसी से यही से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स भी पढ़ना है। ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेस्ट आपका 14 तारीख को है, तो आप बिल्कुल तैयारी करिए बेटा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।